अस्सलाम वालेकुम मैम। आई होप वी विल स्टार्ट। जिसने साथ साथ करना होगा ज्वाइन वो फिर ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि फिर हमारा मीटिंग का टाइम जाता है। अदरवाइज रिकॉर्डिंग फिर मिल जाएगी एज पेड सबको। अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर सेमिनार इज अबाउट द एमएनटी फॉर लो बर्थ वेट इन्फेंट्स बाय आवर डाइटिशियन, आवर पार्ट ऑफ डॉक्टर्स एकेडमी, डाइटिशियन तहरीम। बेसिकली हमारी जो डाइटिशियन है वो आज का ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में सेमिनार करवा रही हैं। ये हमारी स्पीकर जो हमारी डाइटिशियन है उनका ओवरव्यू है कि उन्होंने टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान से ग्रेजुएटेड है और उन्होंने इंटर्नशिप की है डीएचयू मुल्तान मुजफ्फरगढ़ में, सॉरी डीएचयू हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ में। और डिफरेंट अभी फिलहाल जो करंट उनकी जॉब वगैरह है वो ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रही हैं और डिफरेंट क्लिनिक प्रैक्टिस भी उन्होंने की है और वो कर रही हैं। और वो एक डेडिकेटेड क्लिनिकल डाइटिशियन है जो कि हमें अपने नॉलेज से एक्सपर्टीज करेंगी और हमें आज के इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताएंगी। As you all know that our academy, Optimum NutriFit Academy, has given a chance, a privilege to conduct many seminars, internships on different ways, और डिफरेंट रेंजेस। जिस तरह के हम आप सबको पता है कि हमारी जो एकेडमी है वो एक मेडिक प्रो इंटरनेशनल एकेडमी यूनाइटेड किंगडम की एकेडमी से रजिस्टर्ड है, और आप लोगों की सारी सर्टिफिकेशंस वगैरह सारी इंटरनेशनल होती हैं और एक ऑथेंटिक और ऑथराइज होती हैं। और एज यू ऑल नो दैट द सीईओ ऑफ आवर एकेडमी इज डॉक्टर सहर तस्कीन, जो कि एक डाइटिशियन है और हमारी एकेडमी को एज अ सीईओ लीड कर रही हैं। आगे आप लोगों को नजर आ रहा है कि हमारी जो एकेडमी है वो डिफरेंट डॉक्टर्स पर बेस करती है और हमारे डिफरेंट डॉक्टर्स जो है वॉलंटरली काम कर रहे हैं, जिसमें हमारी डाइटिशियन तहरीन भी, वो भी हमारी एकेडमी का पार्ट है, डाइटिशियन राबा इकरार, डाइटिशियन सहरिश। डिफरेंट जो आप लोगों को इंटर्नशिप्स, वेबिनार, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स होती हैं 2 to 3 डेज, पेड अनपेड फ्री, वो हमारी ही डॉक्टर्स की टीम ऑर्गेनाइज करती है, आप लोगों को अपनी एक्सपर्टीज से वो करती है। और आगे डिफरेंट वॉलंटियर्स हैं जो कि हमारी एकेडमी में वर्क कर रहे हैं, जिस तरह हमारी अभी फिलहाल आज की मीटिंग में फिजा इकबाल हैं जो कि वो हेड भी हैं सारे वॉलंटियर्स की। डिफरेंट बाकी आपको नजर आ रहे होंगे, रिमशा शाहिद है, नगीन खान है, एटसेट्रा। बाकी डिफरेंट जो है वो अपने नॉलेज से एक्सपर्टीज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। ओवर टू यू मैम तहरीम, यू मे कंटिन्यू मैम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले हम अपने रोड मैप को डिस्कस करते हैं कि हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे और उसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है साइकोलॉजिक डेवलपमेंट इन infants न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, ट्रांजिशन फ्रॉम parental to enteral feeding, feeding method and tolerance, nutrition assessment and growth monitoring and discharge care. नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि लो बर्थ वेट और गेस्टेशनल एज को, कि लो बर्थ वेट क्या होता है और गेस्टेशनल एज क्या है। लो बर्थ वेट वो होता है जिसमें बच्चों का वेट, ये भी तीन तरह के होते हैं। लो बर्थ वेट जिसमें बच्चों का वेट होता है वो 2500 ग्राम से लेस होता है। फिर वीएलबीडब्ल्यू, वीएलबी कहते हैं वेरी लो बर्थ वेट को, जिसमें बच्चों का वेट 1500 ग्राम से भी लेस होता है। फिर आते हैं ईएलबीडब्ल्यू, ये कहते हैं एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, इसमें बच्चों का वेट 1000 ग्राम से भी लेस होता है। फिर आ जाते हैं गेस्टेशनल कैटेगरीज। गेस्टेशनल पीरियड को कहते हैं, गेस्टेशनल कैटेगरीज किसे कहते हैं। तो पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि गेस्टेशन क्या होता है। ये वो पीरियड होता है जो बेबी का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड होता है ना, मदर का, उसको हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। जो पूरा गेस्टेशन का पीरियड होता है 37 से 42 वीक्स का होता है, इसको प्रेगनेंसी पीरियड कहते हैं। तो जो बेबी प्री टर्म होते हैं वो 37 वीक्स से पहले हो जाते हैं। और पोस्ट टर्म कहते हैं जो एक 42 वीक्स के बाद पैदा होते हैं, पोस्ट टर्म कहते हैं। उनके असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। एंटीनेटल, एंटीनेटल कहते हैं बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले हम बच्चों की इवेल्युएशन कैसे कर सकते हैं, उनकी असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमें उनकी एज मेजर करनी है तो वही मदर की लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेकर करंट डे तक, उससे हमें पता चलता है कि बच्चे की ये एज है। उसके बाद पोस्ट नेटल, पोस्ट नेटल में हम क्लिनिकल इवेल्युएशन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये यहाँ पे हमारे पास चार्ट है, क्लासिफिकेशन बाय बर्थ वेट। इसमें यही हमने लो बर्थ वेट की बात की है, वेरी लो बर्थ वेट, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। वही क्लासिफिकेशन, जो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट होते हैं 1000 ग्राम से लेस, 1500 ग्राम से लेस, फिर 2500 ग्राम से भी लेस। और प्री टर्म इन्फेंट्स 34 वीक से पहले होते हैं तो प्री टर्म, लेट टाइम इन्फेंट 42 वीक्स के भी बाद हो तो वो पोस्ट टर्म इन्फेंट्स होते हैं। नेक्स्ट। ये यहाँ पे हम बात करते हैं क्लिनिकल डिटर्मिनेशन ऑफ गेस्टेशनल एज की।
कि हमें गेस्टेशनल एज का कैसे पता चलेगा? प्री नेटल मेजरमेंट, प्री नेटल वही बिफोर बर्थ, हम कैसे उनको मेजर करेंगे? यूट्राइन फंडल हाइट, ये मैम नेक्स्ट स्लाइड करें जरा, तस्वीर से समझाने। ये यूट्राइन फंडल हाइट कहते हैं, ये प्यूबिक बोन से लेकर यूट्रस तक जो हाइट होती है ना बच्चों की, उसे हम फंडल हाइट कहते हैं। प्यूबिक बोन होती है जहाँ पे वजाइनल हेयर ग्रोथ होती है, वहां से लेकर यूट्रस तक, इससे हमें बेबी की फंडल हाइट पता चलती है। वापिस बैक करें। हम्म, जी, ये स्लाइड में भी ये लिखा हुआ है कि मेजर फ्रॉम द टॉप ऑफ प्यूबिक बोन टू द टॉप ऑफ यूट्रस, हम फंडस कहते हैं। और गेस्टेशनल एज वैसे मेजर की जाती है मदर की प्रेगनेंसी पीरियड से, जो उसकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है और जो करंट डेट होती है, उससे हमें पता चलता है कि कितने मंथ्स हो गए हैं बच्चे की, ये एज है। उसके बाद पोस्ट नेटल असेसमेंट, क्लिनिकल पैरामीटर्स के थ्रू उसमें आ जाते हैं न्यूरोलॉजिकल साइंस। न्यूरोलॉजिकल साइंस देखते हैं उसमें पोस्चर्स, टोन्स एंड रिफ्लेक्सेस। पोस्चर से हमें कैसे पता चलता है कि बेबी जो है ये वीक है क्या है? पोस्चर से ऐसे पता चलता है बच्चों की जो पैसिव मूवमेंट होती है ना, वो बहुत ज्यादा स्लो होती है। और वो जैसे हेल्दी बच्चे होते हैं ना, वो जल्दी से मूव करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, उस तरीके की आदत नहीं होती इनकी, वैसे रिस्पॉन्स नहीं करती, इनकी टोन बहुत ज्यादा स्लो होती है, रोते हैं तो फ्रेजाइल, बिल्कुल वीक सी आवाज होती है, उनके रोना भी मतलब किसी को सुनाई नहीं देता, बहुत ज्यादा स्लो उनकी टोन होती है। और रिफ्लेक्सेस भी बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, रिफ्लेक्सेस भी बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। बेबी के जो हाथ होते हैं वो डॉक्टर्स को चेक करते हैं, उनके ना आर्म की जो रिक्वायरिंग होती है वो भी बहुत ज्यादा स्लो होती है। उसके बाद फिर आ जाते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें फिजिकल मैच्योरिटी इंडिकेटर होता है स्किन टेक्सचर, लेनोगो और ईयर कार्टिलेज। स्किन से कैसे पता चलता है कि बच्चा जो है प्री टर्म इन्फेंट है या मालनरिश है या इसमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है? स्किन जो होती है ना उनकी बहुत ज्यादा डल कलर, डल होता है उनका, और स्किन पे ना रिंकल होते हैं, और टेक्सचर भी बहुत ज्यादा ना उनका स्लो सा, टेक्सचर उनका बहुत ज्यादा डल होता है। स्किन पे ना टाइटनेस नहीं होती, जैसे बच्चे होते हैं उनकी स्किन, हेल्दी बेबीज की स्किन बहुत टाइट होती है, सॉफ्ट होती है, इस तरीके की स्किन होती है, उनकी स्किन होती है लटकी हुई, रिंकल्ड एंड रूज, और उनकी इवन वेन्स होती है ना वो भी विजिबल होती है। उसके बाद आ जाती है लेनोगो। लेनोगो किसे कहते हैं? ये होते हैं फाइन सॉफ्ट डाउनी हेयर्स, ये न्यू बॉर्न बेबी की ना बॉडी को कवर करने के लिए होते हैं। टाइम के साथ साथ ये हेयर्स ना रिमूव हो जाते हैं, लेकिन जो प्री टाइम इन्फेंट्स होते हैं या माल इन्फेंट्स होते हैं ना, तो उनके रिमूव नहीं होते हैं, उनकी बॉडी पे वो ऐसे ही रहते हैं। और फिर एयर कार्टिलेज, एयर कार्टिलेज होते हैं हम लोगों के होते हैं नॉर्मल, उन बच्चों के नॉर्मल से शेप के होते हैं, अजीब से रैंडम से ना, इससे हमें पता चलता है कि हाँ ये बच्चे जो है इसमें मालनरिश है, इसमें कमी है न्यूट्रिएंट्स की, अभी प्री टर्म है, क्योंकि उसके ऑर्गन्स फुली डेवलप नहीं हुए होते ना। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद आ जाती है इंट्रायूट्राइन ग्रोथ एंड बर्थ वेट क्लासिफिकेशन। इंट्रायूट्राइन कहते हैं यूट्रस के अंदर जो ग्रोथ होती है ना, उसको इंट्रायूट्राइन कहते हैं। एंड बर्थ वेट क्लासिफिकेशन, बर्थ वेट क्लासिफिकेशन कहते हैं अप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज। 10 से 90 परसेंटाइल तक जो बेबी होते हैं वो अप्रोप्रिएट होते हैं, उनका गेस्टेशनल एज जबरदस्त होता है, सही होता है, गुड फॉर हेल्थ होते हैं, नॉर्मल होते हैं। उसके बाद होते हैं स्मार्ट फॉर गेस्टेशनल एज, उनकी परसेंटाइल 10 से कम होती है ना, वो मतलब अपनी, उनकी जो नॉर्मल एज होती है या नॉर्मल साइज होता है उससे कम होता है, तो उसको हम 10 परसेंटाइल से बिलो कंसीडर करते हैं। बल्कि इसको मेजर किया जाता है चार्ट के थ्रू, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ये 10 परसेंटाइल से कम है, ये प्री टर्म इन्फेंट्स हैं, ये अंडर नरिश हैं। और लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, ये 90 परसेंटाइल से ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट। Intrauterine growth refers to the growth of the fetus while inside the womb and can be classified as follows. इंट्रायूट्राइन कहते हैं फीटस की ग्रोथ को, कि यूट्रस में जो बेबी की फीटस की ग्रोथ हो रही होती है उसके बारे में बात करेंगे, तो इसको उसमें क्लासिफाई किया गया है, नॉर्मल ग्रोथ और फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। नॉर्मल ग्रोथ किसे कहते हैं? फीटस जो होता है वो अपने नॉर्मल पैटर्न से ग्रो कर रहा होता है, इसमें कोई एरर नहीं होता है, या कोई हम कहें कि डिसेबिलिटी नहीं होती है, वो अपने एक नॉर्मल एज के साथ ग्रो कर रहा होता है, तो वो अपनी एक्सपेक्टेड साइज तक ग्रो करता है जेस्टेशनल एज में।
इसके बाद हम बात करते हैं फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, या IUGR, इसे कहते हैं इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। ये कब होती है? जब फीटस डज नॉट ग्रो एज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फीटस की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। क्यों? या तो सिमेट्रिकल होगा या फिर एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल में क्या फर्क है? सिमेट्रिकल हो सकता है कि उसमें डिस्ट्रक्शन आ जाती हैं, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं, या फिर मैटरनल फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। मैटरनल फैक्टर्स लाइक मदर का हाई ब्लड प्रेशर है, या किसी भी वजह से ब्लड फ्लो सही नहीं हो रहा, इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो सकती है। फिर आ जाती है एसिमेट्रिकल, स्मॉलर हेड टू बॉडी रेशियो। इसमें बेबी के जो बॉडी का साइज है वो तो स्मॉल होता है, एज बॉडी का साइज स्मॉल होता है, लेकिन जो उसका हेड और ब्रेन होता है वो नॉर्मल होता है। और सिमेट्रिकल में उसकी पूरी बॉडी, हेड, ब्रेन, हर चीज जो होती है वो स्मॉल इन साइज होती है। इन दोनों में ये मेजर डिफरेंस है। और दूसरा ये कि एसिमेट्रिकल में ना प्लेसेंटल इनसफिशियंसी होती है। सिमेट्रिकल में जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, या कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। और एसिमेट्रिकल में प्लेसेंटल इंसफिशियंसी की वजह से हो सकती है। ये मेन डिफरेंस है। प्लेसेंटल इंसफिशियंसी मतलब जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, वो बच्चे तक सही तरीके से नहीं पहुंचे, न्यूट्रिएंट्स सही तरीके से ट्रांसफर नहीं हुए, जिस वजह से बच्चे में ये एबनॉर्मेलिटी एबनॉर्मेलिटी कह लो, या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कह लो, ये बॉडी में, बच्चे की बेबी की बॉडी में डेवलप हो गई है। नेक्स्ट। नेक्स्ट है मैक्रोसोमिया। मैक्रो कहते हैं लार्ज, सोमिया मीन्स, सोमा कहते हैं बॉडी को। ये अपने वर्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि फीटस जो होता है वो नॉर्मल साइज से ज्यादा ग्रो कर जाता है, तो हम इसको कहते हैं फीटस ग्रो सिग्निफिकेंटली लार्जर देन एवरेज, यानी कि अपने नॉर्मल साइज से ज्यादा ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि उसमें फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से? मैटरनल डायबिटीज और ओबेसिटी। मतलब मैटरनल डायबिटीज और ओबेसिटी की वजह से बेबी का साइज जो होता है वो अपनी नॉर्मल साइज से या एक्सपेक्टेड साइज से ज्यादा होता है। उसके बाद होती है कैचअप ग्रोथ। कैचअप ग्रोथ कहते हैं कि बेबी है प्री टर्म इन्फेंट, या हो सकता है वो 10% से कम है, लेकिन वो उसको न्यूट्रिएंट जब पूरे मिलते हैं तो वो अपनी उस स्पेसिफिक साइज को या अपनी न्यूट्रिएंट्स जब उसको सही तरीके से मिलते हैं तो वो अपने नॉर्मल वेट तक पहुंच जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कैचअप ग्रोथ। जब बॉडी क्या होती है, अपनी ग्रोथ अचीव कर लेती है, बॉडी उस पॉइंट तक पहुंच जाती है जो एक बेबी का या एक इन्फेंट का नॉर्मल साइज होता है ना, उस पॉइंट तक पहुंच जाती है, तो हम कहते हैं उसे कैचअप ग्रोथ। नेक्स्ट, fetal growth patterns and their causes। fetal growth restrictions के कौन से काजेज होती हैं, कौन सी वजूहत ऐसी होती हैं जिनकी वजह से फीटस की ग्रोथ सही नहीं होती। सबसे पहले बात आ जाती है मैटरनल काजेज की। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पुअर न्यूट्रिशन, स्मोकिंग, इन्फेक्शन। हाई ब्लड प्रेशर, जाहिर है कि जब बेबी तक ब्लड की फ्लो सही नहीं होगी, ब्लड प्रेशर में ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, तो प्लेसेंटा जो हमारी जिस्म में बेबी तक खून काम न्यूट्रिएंट पहुंचा रहा होता है, वो किसके थ्रू पहुंचा रहा होता है? ब्लड के थ्रू। और ब्लड प्रेशर हाई हो गया, खून की सप्लाई सही नहीं होगी, तो न्यूट्रिएंट बेबी तक कैसे पहुंचेंगे? तो ये बेबी को अफेक्ट करेंगे। डायबिटीज, इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही। पुअर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट जब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, प्लेसेंटा अपना काम सही से करेगा नहीं, वो बेबी तक पूरे न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएगा ही नहीं, तो फिर वही फीटस अफेक्ट होगा। स्मोकिंग, लंग सांस लेने में मसला होगा, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट सही नहीं होगी, फिर वही बेबी को लगेगा। बेबी की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट होगी। उसके बाद प्लेसेंटल कासिस, वही मेन वही बात है कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से सारे न्यूट्रिएंट्स जो प्लेसेंटा फीटस तक पहुंचाता है वो सही तरीके से नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर फीटस की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट होगी। या इसकी और भी वजूहत हो सकते हैं। फीटल काजिज, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, इन्फेक्शन लाइक सीएमवी। सीएमवी होता है साइटोमेगेलो वायरस। ये कॉमन वायरस होता है जो इन्फेंट्स को अफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स होते हैं रैशेस, जॉन्डिस, माइक्रोसिफेली, इनलार्ज लीवर। इसके बाद हम बात करते हैं मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया वही के फीटस का या इन्फेंट्स का जो वेट होता है, बॉडी होती है, वो ज्यादा इनलार्ज हो जाती है देन एक्सपेक्टेड साइज। तो इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं?
obesity, diabetes, excessive weight gain during pregnancy. जेनेटिक फैक्टर्स भी अफेक्ट कर सकते हैं समटाइम। पेरेंट्स के जीन्स होते हैं कि माँ की हाइट भी अच्छी होती है, बाबा की भी हाइट अच्छी होती है, पीछे उनके जीन्स ऐसे ही आ रहे होते हैं कि ना सबकी हाइट वगैरह अच्छी होती है, तो उसकी वजह से भी समटाइम बेबी जो है हाइट अच्छी होती है और फिर वो बेबी भी लार्जर होते हैं। लार्जर पेरेंट्स में रिजल्ट इन लार्जर बेबीज। नेक्स्ट, प्रॉब्लम अमंग्स प्री मैच्योर इन्फेंट्स। सबसे पहले आ जाती है रिस्पायरेटरी डाइस्ट्रेस सिंड्रोम। रिस्पायरेटरी डाइस्ट्रेस सिंड्रोम ये अपने लफ्ज से जाहिर है कि इसमें जाहिर है सांस लेने में मसला होता है बेबीज को। लंग डिसऑर्डर ड्यू टू इमेच्योर लंग्स एंड इनसफिशिएंट सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन। जाहिर है अगर बेबी प्री टर्म हो गया तो उसके ऑर्गन्स का मतलब है फुली डेवलप नहीं हो, उसको हर चीज में मसला होगा, तो उसको सांस लेने में मसला होता है। इनसफिशिएंट सर्फेक्टेंट प्रोडक्ट का मतलब है कि सर्फेक्टेंट जो नेचुरल सब्सटेंस होता है जो हमारे लंग्स में मौजूद होता है, ये वाटर टेंशन को कम करता है और सांस लेने में मदद देता है। प्री मेच्योर बेबीज में ना ये सर्फेक्टेंट कम, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में मुश्किल होती है। तो फिर हम इसके लिए क्या इलाज करते हैं? हम इसमें सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। ये थेरेपी के लिए ना हम लोग ये हमें सब्सटेंस फिर कहाँ से मिलता है? बेबी में तो कम है और हमें उसको सांस लेने के लिए तो हमें उसको देना है, तो ये हम एनिमल्स से हासिल कर सकते हैं। ये मैन मेड भी है और रिकम्बिनेंट भी इसको बनाया जाता है। तो ज्यादातर जो बनाते हैं ना वो जो यूज करते हैं वो एनिमल्स डिराइव्ड वाला यूज करते हैं क्योंकि वो नेचुरली होता है। और इसमें ऑक्सीजन को सपोर्ट देते हैं सीपीएपी। सीपीएपी क्या होता है? कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये मशीन होती है जो एयर प्रेशर को यूज करते हैं ताकि बच्चे की ना ब्रीथ कंटिन्यू कर सके, उसको सांस लेने में मसला ना हो। या फिर यूज करते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन। असिस्टेड वेंटिलेशन होते हैं, ये पेशेंट के साथ ही होती है। अगर आपने कभी हॉस्पिटल में विजिट किया हो, आपने देखा होगा कि वार्ड्स में ना बच्चों के जो होते हैं बेड होते हैं उनके साथ में मशीन लगी हुई होती है, तो बेसिकली उनकी सांस लेने के लिए असिस्ट करने के लिए सांस लेने में मदद देती है। मशीन मैकेनिकल वेंटिलेशन उसको कहते हैं, या उसका असिस्टेड वेंटिलेशन भी कह सकते हैं ताकि पेशेंट सांस लेने में आसानी हो सके। उसके बाद है एपनिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी। एपनिया कहते हैं पासिस, तब वक्फे, सांस लेने में वक्फा होना। डिस्क्रिप्शन, टेम्परेरी पासिस इन ब्रीथ। वही अपने मतलब अगर कोई बीमारी है तो वो अपने वर्ड से बता दे कि ये चीज है कि जैसे कि अपनी ऑफ प्री मैच्योरिटी, वो वर्ड बता रहा है कि मुझ में ये मसला है। सब सांस लेने में 20 सेकेंड्स का वक्फा है। एपनिया मीन्स पासिस, वक्फे, सांस लेने में मसला 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स प्री मेच्योर बेबी में सांस ना आना एक बड़ा इशू है। तो इसमें क्या होता है? बच्चे के अनडिवेलप रिस्पायरेटरी कंट्रोल सिस्टम की वजह से उसको सांस लेने में मसला होता है, या जो उसके अंदर सांस में 20 सेकेंड्स का वक्फा आ जाता है, वो क्यों आ जाता है? क्योंकि उसके ब्रेन स्टेम, उसका ब्रेन अभी तक इतना डिवेलप ही नहीं हुआ कि वो अपनी इन सब चीजों को भी कंट्रोल कर सके। इसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या होता है? थेरेपी, ऑक्सीजन सपोर्ट एंड मॉनिटरिंग इन निकू। इसको हम निक्कू कहते हैं। जब मैं हॉस्पिटल हॉस्पिटल में इसको निक्कू कहते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है न्यूनेट्स इंटेंसिव केयर यूनिट। जो बिल्कुल प्रीटर्म इन्फेंट्स होते हैं ना, इनके अलग अलग हॉस्पिटल में वार्ड्स होते हैं, उन्हें कहते हैं वार्ड, आईसीयू वार्ड, स्टेबलाइजेशन सेंटर, फिर जनरल वार्ड। बच्चों की उनकी एज के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। प्रीटर्म ये जो निक्कू वार्ड होते हैं इसमें बच्चों को ना ज्यादा केयर दी जाती है। उनको बार बार मॉनिटर किया जाता है, बार बार उनका ख्याल रखा जाता है, हर चीज चेक। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। ओके।
इसकी काजेज क्या होती हैं? अंडर डेवलप्ड रिस्पिरेटरी कंट्रोल इन प्रीटर्म इन्फेंट्स, और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? कैफीन थेरापी, ऑक्सीजन सपोर्ट एंड मॉनिटरिंग निकू। अब आप कहेंगे कि बच्चों को कैफीन थेरापी कैसे दे सकते हैं? कैफीन थेरापी देते हैं उनको आईवी के थ्रू। कैफीन सीट्रेट देते हैं, जिससे क्या होता है, बच्चों का नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, और ये जो सांस लेने में पॉसेज आ रहे होते हैं ना, ये कम हो जाते हैं। ऑक्सीजन का सपोर्ट देते हैं, को नेबुलाइज करते हैं, और मुसलसल उनको मॉनिटर करते रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, इसमें क्या होता है? ब्रेन में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, पार्टिकुलरली इन फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स ऑफ प्रीमेच्योर इन्फेंट्स। वही बात अगेन एंड अगेन, बेबी जो होता है वो प्री टर्म होता है, उसके बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, सिस्टम होता है, वो फुली डेवलप नहीं होते, जिसकी वजह से बॉडी के किसी चीज पर उनका मुकम्मल तौर पे कंट्रोल नहीं होता। ब्रेन में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है क्योंकि ब्लड वेसल्स फ्रेजाइल होती हैं। काजीज क्या है? वही प्री मेच्योर बर्थ, अनस्टेबल ब्लड प्रेशर, रिस्पिरेटरी डायस्ट्रेस। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसमें मुसलसल बच्चों को केयर की जाती है, ब्लड प्रेशर मेंटेन किया जाता है, एंड सीवियर केसेस में सर्जरी होती है। वेंटिकुलर शंट, वेंटिकुलर शंट होता है, ये एक डिवाइस होती है जो ब्रेन से एक्सेस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को ड्रेन करती है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कहते हैं बच्चे के दिमाग में पानी पड़ गया, ये हो गया वो हो गया। ये क्यों होता है? बेसिकली ऐसे में जो बेबी है वो प्री मैच्योर है, उसके ऑर्गन डेवलप नहीं हुए, जिसकी वजह से अ, ये करना पड़ता है, उसकी ब्रेन में शंट डालने पड़ते हैं। तो उस शंट के थ्रू, उस डिवाइस के थ्रू ब्रेन से एक्सेसिव फ्लूइड को निकाला जाता है। उस फ्लूइड को हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। उसके बाद बॉडी वो स्टेबल हो जाता है। इसके बाद है पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस, कंडीशन वेयर द डक्टस आर्टीरियोसिस फेल्स टू क्लोज अफेक्टिंग सर्कुलेशन। ये हार्ट कंडीशन होती है जब बेबी मदर वॉर्म में होता है, तो ये नेचुरली होता है कि ओपनिंग होती है इनकी ब्लड वेसल्स की। ये हार्ट की मेन ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड की सर्कुलेशन कर रही होती हैं। तो जब बेबी पैदा हो जाते हैं तो ये मेन ब्लड वेसल्स क्लोज हो जाती हैं कुछ टाइम बाद। शॉर्ट पीरियड तक ये ओपन रहती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ये क्लोज हो जाती हैं। लेकिन जो प्री टर्म इन्फेंट्स होते हैं उनकी ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये क्लोज नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वो प्री टर्म इन्फेंट्स होते हैं, प्री टर्म होते हैं, उनकी बॉडी इतनी होती ही नहीं है कि वो जो ब्लड वेसल्स हैं उनको क्लोज सकें। तो वही वजह क्या है? प्री मैच्योर बर्थ, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्लोज नहीं हो पाती। तो इसकी वजह से बच्चों में हार्ट डिजीज हो जाते हैं, कंजेनिटल हार्ट डिजीज। जो प्री मैच्योर बर्थ होते हैं फिर उनका यही सुनने को मिलता है कि इस बच्चे की हार्ट सर्जरी होनी है, हार्ट सर्जरी होनी है। वो क्यों? क्योंकि वो बच्चा प्री मैच्योर हो गया था, उसके बॉडी ऑर्गन फुली डेवलप नहीं हुए, उसकी ब्लड वेसल्स क्लोज नहीं हुई, जिसकी वजह से हार्ट सर्जरी करनी पड़ती है। ट्रीटमेंट क्या होता है? मेडिकेशन देते हैं, इंडोमेथासिन और आइब्रूफिन। फिर सर्जिकली जब अगर नहीं बंद होते तो फिर सर्जिकली क्लोज करते हैं। नेक्स्ट। नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस, ये क्या होता है? इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू टिश्यू डैमेज। काजिज क्या होती है? मैच्योर गट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फार्मूला फीडिंग इंस्टेड ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। बेबी होता है ना, हम उसको 1 to 6 मंथ इन फ्रेंड्स को हम मदर फीड पे रखते हैं, लेकिन कुछ माएँ होती हैं वो बच्चों को कॉ मिल्क देना शुरू कर देती हैं, फीडिंग फार्मूलाज देना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से बच्चों की इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके बाद आ जाता है ट्रीटमेंट, एनपीओ नथिंग बाय माउथ, माउथ के थ्रू कुछ जाता। उसमें इनको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, फ्लूइड्स दी जाते हैं, या फिर सर्जरी की जाती है अगर इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो जाए। इसके बाद इसके बाद है जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होता है? स्किन येलो हो जाती है, आइज आइस का कलर येलो हो जाता है क्योंकि बिलीरुबिन का लेवल ज्यादा हो जाता है। काजिज क्या है? इमेच्योर लीवर अनेबल टू प्रोसेस बिलीरुबिन एफिशिएंटली। बिलीरुबिन क्या होते हैं? ये येलो सब्सटेंस होता है जो प्रोड्यूस होता है और रेड ब्लड सेल्स की ब्रेक डाउन करता है। बाइल में प्रोड्यूस होता है और फूड को डाइजेस्ट करता है। जब ये ब्लड बिलीरुबिन का लेवल ज्यादा हो जाता है तो फिर हम उसको कहते हैं जॉन्डिस हो गया। तो इसके ट्रीटमेंट में हम
थेरेपी यानी कि ब्लू लाइट थेरेपी यूज करते हैं, आईवी फ्लूइड यूज करते हैं, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन रेयर केसेस। फोटोथेरेपी क्या होती है? फोटोथेरेपी में हम ब्लू ग्रीन लाइट को यूज करते हैं ताकि हम ब्लू रिबन को ब्रेक डाउन कर सकें और बेबी के ब्लड से ये जो है ना आसानी से पास आउट हो सके। क्या करते हैं इस ब्लू ग्रीन लाइट थेरेपी के थ्रू ना, लीवर ब्लू रिबन को वाटरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो फिर ये बेबी के यूरिन से और पास आउट हो जाता है। नेक्स्ट, हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर कम हो जाता है बॉडी का। डिस्क्रिप्शन क्या, डिफिकल्टी मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू लैक ऑफ फैट एंड इमेच्योर स्किन। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते, इसमें शिवरिंग होना शुरू हो जाती है, बच्चों को ठंड लगती है, जिस्म ठंडा होना शुरू हो जाता है। क्यों? वजह क्या है? वही बॉडी में फैट्स कम है, इमेच्योर स्किन है। स्किन जाहिर इमेच्योर है तो उसकी स्किन बहुत ज्यादा पतली होती है, फ्रेजाइल होती है, उनकी वेन्स बहुत ज्यादा नजर आ रही होती है, उनकी रिब्स नजर आ रही होती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में फैट्स नहीं होते। काजेस लार्ज लार्ज सरफेस एरिया टू बॉडी वेट रेशियो, लैक ऑफ ब्राउन फैट। ट्रीटमेंट क्या है? इंक्यूबेटर, स्किन टू स्किन वार्म आईवी फ्लूइड्स, वार्म आईवी फ्लूइड्स इंक्यूबेटर में रखते हैं ताकि उनको वार्म कर सकें। या फिर वो कैंगरू मतलब माँ जो है उनको अपने सीने के साथ ज्यादा लगा के रखिए, माँ की से भी जो होता है ना, समटाइम बेबी को ठंड लग रही होती है तो उसको माँ को दे देते हैं, इसको दबा के रखो, ताकि इसका एक फायदा ये भी हो जाता है मदर और चाइल्ड का लव जो है वो इंक्रीज होता है। वार्म आईवी फ्लूइड्स मतलब बेबी के बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आईवी फ्लूइड्स का टेम्परेचर किया जाता है, फिर उसको उनको लगाया जाता है ताकि वो स्टेबल हो सके। फीडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं उन बच्चों में, डिफिकल्टी सकिंग, स्वेलिंग एंड डाइजेस्टिंग फूड। प्री मैच्योर होने की वजह से वो उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो सक कर सकें या किसी चीज को स्वेल सकें। causes अंडर डेवलप सकिंग, रिफ्लेक्स इमेच्योर डाइजेस्टिव सिस्टम। ट्रीटमेंट क्या होता है इसमें? ट्यूब फीडिंग करते हैं, फोर्टिफाइड ब्रेस्ट मिल्क फार्मूला एंड थेरेपी टू इम्प्रूव सकिंग स्किल्स। थेरेपी कराते हैं बच्चों की ताकि उनकी सकिंग स्किल्स इंप्रूव हो सकें। नेक्स्ट, डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डिस्क्रिप्शन क्या है इसमें? बच्चों की क्यों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्लो होती है? डिलेड का मतलब होता है देर से होती है। और फिजिकल, कॉग्निटिव एंड मोटर डेवलपमेंट, प्री मैच्योर होते हैं सब, बहुत प्री मैच्योर हैं तो फिर उनकी अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो फिर उनकी प्रॉपर उनकी डेवलपमेंट नहीं होती। कॉग्निटिव कहते हैं मेंटल एबिलिटीज, जैसे कि उनकी थिंकिंग या ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा स्लो होती हैं, वो देर तक सोचते हैं और कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर पाते, उसका उसके लिए ना सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। उनकी मेंटल एबिलिटीज उन्हें इतना कर ही नहीं पाते क्योंकि उनके पास इतने न्यूट्रिएंट्स उनको इतने मिले ही नहीं होते कि वो किसी काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। मोटर डेवलपमेंट कहते हैं मोटर मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन को। उनके ब्रेन से इतनी ज्यादा वो नहीं कर पाते ना कि वो कोई भी एक्शन, अगर कोई कंडीशन उनके सामने हो जाए या कोई सिचुएशन उनके सामने ऐसी क्रिएट हो जाए कि वो उसको टैकल कर सकें तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी पुअर ग्रोथ होती है। इस वजह से पूरे ग्रोथ की वजह से उनकी स्लो फिजिकल, कॉग्निटिव एंड स्लो ही मोटर डेवलपमेंट होती है। काजेस प्री मैच्योरिटी, अंडर डेवलप ऑर्गन, लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ट्रीटमेंट वही न्यूट्रिशनल सपोर्ट, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा से ज्यादा दें ताकि बच्चों की मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी हो। अर्ली इंटरवेंशन काम की जाती है, उनकी फिजिकल और स्पीच थेरेपी की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है। हम्म, यही तक है। नेक्स्ट हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नेक्स्ट हमारा जो अगली वर्कशॉप का नेक्स्ट डे होगा उसमें हम लोग करेंगे, जो कि कल है। और बाकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपको पता है ऑलरेडी पेड सेशन है, तो वो पेड के लिए पे कर दी जाएगी। बाकी थैंक यू सो मच। कोई भी क्यूरी होगी किसी की भी तो यू मे आस्क इन द ग्रुप। थैंक यू सो मच मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।